नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम आपसे कह रहे हैं स्मार्ट ट्रैवल तो मजा डबल। दरअसल हम सभी लोग कभी ना कभी ट्रैवल करते हैं, अलग अलग पर्पस से, कभी टूरिज्म के पर्पस से, कभी किसी काम से, कभी किसी ज़रूरत से। ऐसे ट्रैवल्स में अगर आप थोड़ा स्मार्टली बिहेव करें पहले से तैयार रहते हुए तो आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं और आपका जो पर्पस है ट्रैवल का वो भी बेहतर तरीके से पूरा होगा। तो इसमें कई चीज़ें आती हैं, लेकिन आज खास करके हम फोकस करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस पर। जैसे कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि इंश्योरेंस रिस्क को कवर करता है, तो ट्रैवल में जो भी रिस्क आते हैं, रिस्क पॉइंट्स हैं, उनको कवर करने की भी व्यवस्था है ट्रैवल इंश्योरेंस में। ये क्यों ज़रूरी है ये आपको बताते हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि होता क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस। जो भी आर्थिक नुकसान संभव है ट्रैवल के दौरान, उनको एक सुरक्षा कवच मिलता है। अगर होते हैं तो उनका कवरेज आपको मिल जाता है, इमरजेंसी में आपको मदद मिल जाती है, समय की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। बीमारी, एक्सीडेंट, डिसेबिलिटी ये तमाम चीज़ें अगर सफ़र के दौरान होती हैं, फ़्लाइट लेट होती है, फ़्लाइट आप मिस करते हैं, फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, फ़्लाइट हाईजैक हो जाती है, ऐसे तमाम चीज़ें, आपकी कोई डिवाइस है वो डैमेज होती है, आपका लगेज खो जाता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, इस तरह की तमाम चीज़ें कवर होती है। और ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी अभी इसमें और भी इजाफा आपको देखने को मिल सकता है जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेने की सोचें या लेने जाएं। तो हम ट्रैवल इंश्योरेंस को समझेंगे और साथ ही कुछ और स्मार्ट टिप्स हम लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। पहले आपका परिचय करा दें। PolicyBazaar.com के प्रोडक्ट हेड ट्रैवल इंश्योरेंस मानस कपूर हमारे साथ हैं, एवीएस टूर एंड ट्रैवल के पंकज मदान और वावी डेज की CEO राधा गुप्ता भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले पहला सवाल मानस आपसे होगा। आप देखिए प्रोडक्ट के ही एक्सपर्ट हैं, तो ये बताइए कि इसमें हमने एक लिस्ट बताई कि भाई ये चीज़ें कवर होती हैं और इससे भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर हो सकती हैं। सबके लिए क्या अलग अलग इंश्योरेंस लेना होता है या सबके लिए एक पैकेज होता है? व्यवस्था क्या है ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का? देखिए मनोज जी, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है समझना कि जो यूजर जा रहा है उसमें अलग अलग तरीके के यूजर हो सकते हैं। जैसे कोई अगर पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है तो उसके प्लान्स या उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अलग होते हैं, वर्सेस अगर कोई खाली लेजर या खाली खाली घूमने के लिए बाहर जा रहा है तो उनके बेनिफिट बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं, स्टूडेंट के केस में क्या होता है कि वहां पे आपको एक बेनिफिट मिलता है अगर आपका लैपटॉप खो जाए या आपको कोई लीगल में प्रॉब्लम हो, लीगली आपको कुछ प्रॉब्लम हो, या आपका जो स्पॉन्सर है उसको कुछ बेनिफिट चाहिए। ये ऐसे कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स हैं जो आपको नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस में नहीं मिलेंगे, खाली स्टूडेंट ट्रैवल इंश्योरेंस में मिलेंगे। बट उसी तरीके से नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस में कुछ इस तरीके के बेनिफिट हैं जो कस्टमर को बहुत महत्वपूर्ण और पता नहीं होते हैं, जो एक तरीके से निटी-ग्रिटीज बोलते हैं हम ट्रैवल प्रोडक्ट में, ट्रैवल इंश्योरेंस में, जिसको कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बोलूं जो आपने बेनिफिट्स बताए ये खाली ऊपर तौर पे हैं, बट और भी बेनिफिट्स हैं। जिस तरीके से अगर आप कहीं बाहर गए हैं, वहां पे आपको सुनामी या हरिकेन का सामना करना पड़ता है, तो उस केस में आपको अपनी ट्रिप एक्सटेंड करनी पड़ती है, आपको आपका फ्लाइट के टाइमिंग चेंज या डिपार्चर डेट चेंज करनी पड़ती है, आपको आपका होटल एक्सटेंड करना पड़ता है। तो उस तरीके से भी एक बेनिफिट है जो कस्टमर उठा सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता होते, जो वो लेते हैं, और वो अलग-अलग प्लान्स में अलग-अलग फीचर्स होते हैं, तो उनको क्या उनके लिए चूज करना इस मतलब बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए। तो ये है एक बुनियादी आप कह सकते हैं एक बातें जो पंकज जी ने बताई। राधा जी ये बताइए कि अब जैसे हम ट्रैवल की बात करते हैं, टूर एंड ट्रैवल की बात, तो पहले दिमाग में लोगों की यही आता है कि भाई घूमने जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, 3 दिन की, 5 दिन की, जो 7 दिन की ट्रिप होती है। पैंडेमिक के बाद थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा है इन तमाम चीज़ों को लेकर, क्योंकि पैंडेमिक में ऐसे सिचुएशंस आए थे जहाँ पे लोगों को उनको पता नहीं था और वो चीज़ें कवर हो सकती थी।
तो इसके बाद थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन ये बताइए कि आम तौर पर अभी क्या ऑफ़र किए जा, कितने अवेयरनेस है लोगों में, और जो पैकेजेस आप लोग ऑफ़र करते हैं या जो दूसरे जो ट्रैवल कंपनीज है ऑफ़र करती हैं, उनमें कुछ जो बुनियादी चीज़ें जो आप सजेस्ट कर रहे हैं, जिसको लोग ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो क्या चीज़ें हैं इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में अभी लोग फॉर सम कंट्री, अगर कुछ कंट्री ले लें तो वहाँ पे इंश्योरेंस नहीं भी लिया तो चलेगा। लेकिन अभी क्या, स्पेशली जब कोविड आने के बाद लोगों को लगता है कि इन केस कुछ ऐसा हेल्थ खराब हो जाता है या कुछ उनका फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, इन केस कुछ भी हो जाता है, तो आज वो लोग पर्टिकुलर इंश्योरेंस चाहते ही है, जैसे कि वो कवरेज किया। सो सिक्योर ट्रिप के लिए दे वांट इंश्योरेंस कंपलसरी, एंड कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे इंश्योरेंस कंपलसरी लेना ही होता है। तो जो और फॉर एग्जांपल अभी जी 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 आप बोले। या फॉर एग्जांपल अभी कस्टमर क्या बोलते हैं कि हमें मेरा जो फ्लाइट है, फ्लाइट भी सिक्योर होना चाहिए, इवन रिफंडेबल होना चाहिए। इन केस कभी भी कोविड का कुछ प्रॉब्लम या प्रोटोकॉल्स आते हैं किसी कंट्रीज को लेके, तो वो भी वो लोग चाहते हैं कि उनका जो फ्लाइट उन्होंने बुक किया है उसका कम से कम उनका कैंसिलेशन कॉस्ट कट हो। तो हाँ, इन सब चीजों से भी लोग अवेयर हो चुके हैं। जी अच्छा पंकज जी, ये बताइए कि जो एक आम यूज़र है, हमारा जो आम दर्शक है, वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेने के लिए, मान लीजिए कि उसको अवेयरनेस बनती है कि ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखें, कैसे ट्रैवल इंश्योरेंस को अप्रोच करें? देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस किसी एक रिलायबल कंपनी से ही लेना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि पॉलिसी बाजार ही बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं। आईसीआईसी लॉम्बार्ड से हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा क्लेम सेटलमेंट है उनका, तो हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाकी जैसा रहा कोविड पैंडेमिक के बाद जो है लोगों को अवेयरनेस आई है। पहले मुश्किल से 5 से 10% लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लिया करते थे। अभी जो अवेयरनेस है इस टाइम पे 40 to 50%, बट आज भी 50 से 60% लोग ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं इंटरनेशनली ट्रैवल करने से पहले, जबकि वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें किसी एक रिलायबल कंपनी से ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेकर ही जाना चाहिए। जहां हम जितने का ट्रिप कर रहे हैं उसका मुश्किल से आधे से 1% में हमारा एक ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाता है, और फिर हमारी सारी चीज़ें सिक्योर हो जाती है। हमारी टिकट सिक्योर है, हमारा कोई वहाँ पे मेडिकली कोई इशू हो गया, कोई इलनेस हो गया, कोई बैगेज कुछ भी मिसिंग हो गया, कुछ बैगेज टूट गया, तो भी एयरलाइंस आपको उसके लिए क्लेम कर देती है। तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस में सारी चीज़ें क्लेम कर सकता है पर्सन। तो मुझे लगता है कि हर क्लाइंट को लेना चाहिए। हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, बट कुछ लोग लेते हैं और कुछ लोग मना कर देते हैं, तो उसमें जैसा क्लाइंट की चॉइस हो वही करना पड़ता है। जी, तो जैसा कि पंकज जी बता रहे हैं कि आधे लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं वो लेते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक का आंकड़ा पता नहीं, इससे बहुत कम होगा। फिर भी मानस जी ये बताइए कि जब भी हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो दिमाग में मैप आता है इंटरनेशनल ट्रैवल का। क्या डोमेस्टिक ट्रैवल में ट्रैवल इंश्योरेंस का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, या क्या स्थिति है, और यहाँ कैसे प्रोडक्ट्स हैं? अगर डोमेस्टिक में कोई सोचता है ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, तो वहाँ क्या कवरेज और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं? वहां पे कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग सेम है, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि अगर आप भारत से बाहर जा रहे हैं तो वहां पे आपको कवरेज डॉलर्स में मिलती है, यूरोज में मिलती है, जो बाहर की एक तरीके से यूनिक मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड करेंसी है। हिंदुस्तान में आप अगर डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें कवरेज आपको रुपीज में ही मिलेगी। प्लस जो मेन डिफरेंस या जो दोनों में चीज में फर्क होता है वो ये है कि क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो आपके पूरे हिंदुस्तान में वैलिड होता है, तो लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैं दिल्ली से अगर फॉर एग्जांपल मुंबई जा रहा हूँ और मुझे कुछ वहां पे मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो मेरी हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगी। डोमेस्टिक ट्रैवल इंश्योरेंस में जो बेनिफिट आपको ऊपर से मिलते हैं कि अगर आपका बैगेज खो गया या आपका बैगेज डिले हो गया या आपको आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, जो ये बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस के और बेनिफिट्स होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एज कम्पेयर टू अगर मेडिकल एक्सपेंसेस बोले तो। जी अच्छा पंकज जी, मानस जी माफ़ कीजिए, मानस जी ये बताइए कि जब हम फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं या रेलवे की टिकट बुक करते हैं, और अब चूंकि ऐप्स और इंटीग्रेटर्स आ गए हैं तो बसेस वगैरह में भी जब हम टिकट बुक करते हैं तो वहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है
इंश्योरेंस का, उस इंश्योरेंस का क्या मतलब है? क्या वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस ही है एक तरीके का, और उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस ही है। जब आप फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं किसी भी ओटीए प्लेटफॉर्म से या आईआरसीटीसी से, ठीक है, वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस ही है। इवन अगर आप किसी एयरलाइन की उनकी वेबसाइट से बुक करेंगे तो वो भी ऑफर करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस देना। अगर आप वैसे देखेंगे तो दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं, बेनिफिट्स लगभग सेम होते हैं। जो ओनली फर्क होता है, जैसे पंकज जी ने बताया, कि कस्टमर्स को ये नहीं पता होता कि वो कौन सा प्लान ले या कौन सा इंश्योरर ले कि उनको सारी कवरेजेस मिले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारे इंश्योरर्स हैं जो अनगिनत तरीके के प्लान्स देते हैं। किसी में कुछ कवर्ड होता है, किसी में कुछ कवर्ड नहीं होता है। तो ये कस्टमर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो समझे, उसको जांच पड़ताल करे कि अब अगर एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात करें, आप अगर कहीं पे प्लान कर रहे हैं ट्रैवल का, तो आप सर्च करेंगे कि कौन सी कंट्री जाना है, कौन से होटल में ठहरना है, कौन सी फ्लाइट से ट्रैवल करना है। आप सारी रिसर्च करते, कंपेयर करते हैं और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है कि ठीक है यार, ये तो खाली एक पन्ना है, डॉक्यूमेंट है जो कंपलसरी है। तो उस तरीके से कस्टमर को ये समझना चाहिए कि खाली एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सेफगार्ड करता है कोई भी फाइनेंशियल रिस्क से, कुछ भी मेडिकल रिस्क से जो आपको बाहर या कहीं पे भी हो सकता है। आप ऐसे लैंड में जा रहे हैं जहां पे आपको नहीं पता आपके साथ क्या होगा, ठीक है, बट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि समझना, जांच पड़ताल करना, कंपेयर करना और बेस्ट प्लान लेना जो आपके लिए फायदेमंद हो। जी, तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए मानस जी, चूंकि आप प्रोडक्ट के आदमी हैं तो इसलिए सवाल आपसे ज़्यादा बनते हैं कि क्या बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं। अब सपोज मुझे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो ये बनता है कि मेरी उम्र क्या है, इसके अलावा कि उसमें और कितने लोगों को मैं शामिल करना चाहता हूँ। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस लेने के भी फंडामेंटल, एज एक बेसिक क्राइटेरिया वहाँ सब सारे इंश्योरेंस में हम देखते हैं। यहाँ कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनको अपने ध्यान में रख के उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस को अप्रोच करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे 4 बेसिक फंडामेंटल्स है जिसको कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ जा रहा है, और वो इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे कि यूएस और कनाडा, वहां पे जो फैसिलिटीज हैं, वहां पे जो मेडिकल एक्सपेंडिचर है, वो उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है वर्सेस कोई कस्टमर अगर इंडोनेशिया या मलेशिया जा रहा है, ठीक है, वर्सेस कोई कस्टमर यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी जा रहा है। तो जो मतलब प्लान्स भी हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि क्योंकि तीनों का प्राइसिंग अलग है, तीनों की कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग है। तो पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, आप कितने ड्यूरेशन के लिए जा रहे हैं, कितने समय के लिए जा रहे हैं। अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं या आप 50 दिन के लिए जा रहे हैं, ये दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट या आपका प्लान इंपॉर्टेंट आता है। तीसरा कारण होता है कि आपकी एज क्या है, जैसे बाकी में भी इंश्योरेंस में होता है, क्योंकि एज के साथ आपका रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण है। चौथा कारण जो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है कि नहीं, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो विद प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपका रिस्क और बढ़ जाता है। तो वो आपको आपके इंश्योरेंस लेते समय बताना, फुल डिस्क्लोजर जिसको हम इंश्योरेंस टर्म्स में कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके क्लेम्स और आपके जो भी प्रॉब्लम होती है आपको बाहर, वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर वो कोई दवाई ले रहे हैं या उनको कुछ घटना हुई है पहले, तो उसको सही से डिक्लेयर करें और उसको छुपाएं ना। जी, राधा जी ये बताइए, ये एक यूजर के पर्सपेक्टिव से फंडामेंटल्स बताए हमें मानस जी ने। आप ये बताइए कि जब हम कवरेज लेना चाहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में, तो अब कई चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है कि वो बटी हुई होंगी, उसी हिसाब से प्रीमियम भी हमारा लगेगा कि हम हेल्थ का कवर ले रहे हैं, लगेज का अलग से ले रहे हैं, फ्लाइट कैंसिलेशन का। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, रिस्क पॉइंट सबसे ज़्यादा कहाँ है, किस ऑर्डर में हमें सोचना चाहिए इंश्योरेंस लेते वक्त? सबसे पहले किस चीज़ को कवर किया जाए, सेकंड किसको किया जाए, थर्ड किसको किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट हमें फ्लाइट को किया जाए, क्योंकि फ्लाइट कभी कभी डिले हो जाती है और हमें
दूसरी फ्लाइट अरेंज करनी पड़ती है। इन केस में हम अपना फ्लाइट का जो भी एक्सपेंसेस है वो हम रिकवर कर सकते हैं। सेकेंड चीज, हमें होटल बुकिंग, लॉस्ट लगेज, और अगर सिटीजन जैसे है, फॉर एग्जांपल जो कस्टमर किस कैटेगरी का जा रहा है, एज वाइज ऑल्सो डिपेंड करता है। जैसे एल्डर्स जा रहे हैं जो 60+ हैं, या तो उनको तो कंपलसरी इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, और उनका इंश्योरेंस का जो रेट होता है वो भी काफी अलग होता है। तो उनको बिकॉज दे हैविंग डायबिटीज, दे हैविंग हार्ट पेशेंट विल बी देयर, तो उनको कवरेज के लिए दे हैव टू, मतलब उनको कंपलसरी उनको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। जी, तो इंश्योरेंस का, ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ी फंडामेंटल बातें यहाँ हमने अपने एक्सपर्ट से जानी, लेकिन अभी कुछ और बारीकियां हैं जिसको हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें स्मार्ट ट्रैवल की और खास करके ट्रैवल इंश्योरेंस की। एक सवाल और ले लेते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ, फिर स्मार्ट ट्रैवल की बात करेंगे। मानस जी, ये बताइए कि इसमें एक कैटेगरी है मल्टी ट्रिप्स की। एक तो सिंगल ट्रिप कहीं आप जा रहे हैं, ड्यूरेशन के हिसाब से आपने ले लिया, लेकिन मल्टीपल ट्रिप्स के लिए भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट्स क्या पर्सन स्पेसिफिक हैं या डेस्टिनेशन स्पेसिफिक हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स होते हैं, खास करके डोमेस्टिक, उनको क्या उनकी मदद हो सकती है इस तरीके के प्लान से? जैसा स्टडीज़ में दिखता है कि ईयरली प्लान्स भी होते हैं, तो ये जरा इस प्लान को समझाइए, लोग इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर या मल्टी ट्रिप प्लान्स होते हैं, उनका जो बेसिक फंडामेंटल, जैसे हमने शुरुआत की थी, वो ये होता है कि अगर आप एक या मल्टीपल जगह जा रहे हैं एक साल के अंदर, क्योंकि ये ईयरली प्लान्स होते हैं, अगर आप मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं ट्रिप, मल्टीपल कंट्रीज हो जाए, मल्टीपल स्टेट्स हो जाए, तो ये प्लान वैलिड रहता है। इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप मल्टीपल कंट्रीज या मल्टीपल स्टेट जब जा रहे हैं, तो आपको बार बार ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदनी पड़ती है। तो जो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप करेंगे, तो आपको मल्टी ट्रिप का जो बेनिफिट होगा वो हमेशा ऊपर दिखेगा एज कम्पेयर टू अगर सिंगल ट्रिप आप देखें। तो डेफिनेटली मल्टी ट्रिप प्लान उनके लिए बहुत फायदेमंद है जो एक साल में मल्टीपल ट्रिप्स कर रहे हैं, ठीक है, और उनका प्लान है करने का, ठीक है। कवरेज वाइज अगर मैं आपको बोलूं, तो हम कस्टमर्स को यही एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब वो मल्टीपल ट्रिप्स जा रहे हैं तो वो कवरेज थोड़ी ज्यादा ले। क्यों? क्योंकि एक ट्रिप अगर लेट सपोज 10 दिन की होती है या 15 दिन की होती है, तो कम कवरेज या $1 लाख की कवरेज भी चलती है। बट अगर वो मल्टीपल ट्रिप्स कर रहे हैं साल में 4, 5, 6 ट्रिप, तो कवरेज ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्क फिर ज्यादा एसोसिएटेड होता है। तो ये दो फैक्टर होते हैं मल्टी ट्रिप के जो कस्टमर्स को ध्यान रखने चाहिए। ठीक है पंकज जी, अब थोड़ा हम ट्रैवल इंश्योरेंस से बाहर निकलते हैं और स्मार्ट ट्रैवल की बात हम करते हैं। स्मार्ट ट्रैवल से हमारा मतलब ये है कि कोई आदमी अगर टूर पे जा रहा है तो वो पूरी तरह से तैयार जाए और बहुत स्मूथली जाए और अपना सारा पर्पस पूरा करके वापस आए। तो अब अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, और अगर आप ज़रूरी है तो आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीज़ें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बताइए कि ज़्यादातर लोग कहाँ फंसते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस एरिया में आती है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है लोगों को जब वो ट्रैवल प्लान करते हैं? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहला पॉइंट ही हमारा पासपोर्ट है। कुछ कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, लोग टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है उसको चेक नहीं करते, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ की वैलिडिटी हमें रिक्वायर्ड है कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए। अदरवाइज हमें इमिग्रेशन अलाउ ही नहीं करता दूसरी कंट्री में जाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी चेक करनी चाहिए। हमें पासपोर्ट हमेशा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी भी होना चाहिए, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में अगर हमारा पासपोर्ट गुम हो जाता है तो फिर हमें पुलिस के राउंड और बहुत सारे एम्बेसी के राउंड काटने पड़ते हैं। उसके बाद जाके हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिलता है और हम इंडिया वापस आ पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही पासपोर्ट है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस समय पे कोविड के बाद कोविड की गाइडलाइन चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी गाइडलाइन है। कुछ कंट्री कह रही है कि RT-PCR करा के आओ, कुछ कह रही है वैक्सीन वैलिड है, कुछ कह रही है ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है। तो बहुत सारी कंट्रीज की अलग अलग गाइडलाइंस है। तो हम जिस कंट्री भी जा रहे हैं उस कंट्री की हमें सबसे पहले करंट गाइडलाइन चेक करनी चाहिए। अपनी बुकिंग्स जो है किसी भी रिलायबल एजेंट के थ्रू होनी चाहिए, ताकि हमें बुकिंग रीचेक भी करनी चाहिए कि होटल में हमारी बुकिंग वाकई कंफर्म है या नहीं है, हमारी जो टिकट्स हैं वो कंफर्म्ड है या नहीं है। और वीज़ा के लिए अगर बात करता हूं मैं, तो वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी हमें यहीं से पूरी करके जानी चाहिए, जैसे कि फोटोग्राफ्स, होटल के वाउचर, टिकट्स, इंश्योरेंस। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तभी हमारा ट्रैवल स्मूथ। क्योंकि हम अगर ट्रैवलिंग स्टार्टिंग में ही कहीं फंस गए तो उसके बाद तो फिर सफ़र फिर बढ़िया जाएगा ही नहीं। तो मेरा पॉइंट यही है कि स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उस कंट्री में एंटर कर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों को कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है, तो वो सब चीज़ें, जैसे एयरपोर्ट पे भी लोगों को आज अभी अवेयर नहीं है, एयरपोर्ट पे भी फ्री वाईफाई है, होटल के अंदर फ्री वाईफाई है, तो हर चीज़ की कनेक्टिविटी अवेलेबल है वहाँ पर। और मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, सारी फॉर्मेलिटीज हमें देख कर चलना चाहिए। सारी चीज़ें हैं ये फंडामेंटल यही है कि मेरा पॉइंट है कि बजट। जी ठीक है। तो फंडामेंटल बात यही है कि देखिए आपको जानकारी रखनी चाहिए। राजा जी आपसे बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे, जो पंकज जी कहना चाह रहे थे उस पर आपको शामिल करते हैं कि बजट को लेकर आपके टिप्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले अपना बजट देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल थाईलैंड है, तो थाईलैंड में कम बजट में भी जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली विद इन 50,000 में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। इंटायर पैकेज कवर हो जाएगा, जैसे वहाँ का फ्लाइट, लैंड पैकेज, वीजा, एवरीथिंग यू कैन कवर इन 50,000 ओनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू सिंगापुर का कॉस्ट ऑब्वियस थाईलैंड से ज्यादा होता है, और उसमें वीजा अप्लाई, थाईलैंड में जो होता है वीजा ऑन अराइवल होता है, और जो सिंगापुर होता है वहां पे वीजा आपको लेना पड़ता है पहले। तो आपको पहले आपका जो बैंक स्टेटमेंट वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब जितना आप खर्च कर रहे हैं टूर में। फॉर एग्जाम्पल, यू एक्सपेंडिंग 2 लाख, तो आपका जो सेविंग होना चाहिए 2 लाख से 4 लाख तक होना चाहिए। तो विल गेट इजीली वीजा फॉर एनी कंट्री। इवन वी कैन टेक, अगर हम लेना चाहते तो हम यूरोप ले सकते हैं, यूएस भी ले सकते हैं। यूरोप में क्या होता है कि हमें पहले से ही स्लॉट चेक कर लेना चाहिए कि हमें किस कंट्री का पहले स्लॉट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्विट्जरलैंड हो गया, या फ्रांस हो गया, या जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गया, तो ये ऑल शेंगन वीजा में आते हैं। तो हमें हर कंट्री का स्लॉट चेक करने के बाद जी, तो समय की कमी है इसलिए आपको रोक रहा हूं। कुल मिलाकर बात यह है कि देखिए, जानकारी अगर आपके पास है सही, और आज के समय में जानकारी जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो जानकारी अगर आपके पास है, अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपका ट्रैवल स्मार्ट होगा। और आज के कार्यक्रम का हमारा खास मकसद ये था कि आप सभी दर्शकों का ध्यान ट्रैवल इंश्योरेंस की तरफ ज़रूर जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क कवर करता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।